हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपी कश्यप। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट मैथ्स बीएससी प्रथम वर्ष की विषय गणित के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 का एक यूनिट है रैंक ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों की जाति। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक है आव्यूह का प्रसमान रूप, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और इससे किस किस तरह से क्वेश्चन बनता है और इससे क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, ये जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, इससे हम 3 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला तो हम कोई भी मैट्रिक्स है उसकी हम जाति बता सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी नलिटी शून्यता बताएंगे। ठीक है, बता सकते हैं और आगे बताएंगे भी इसको सॉल्व करके। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे कोई भी मैट्रिक्स है जिसका क्या कर देता है, प्रसमान रूप कर देता है। प्रसमान रूप होता है एक प्रकार का कंप्रेस फॉर्म। ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, फिर हम पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू याद करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन रहेगा, कैसे याद करेंगे, इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तब हमको आगे पता चलेगा। ठीक, तो पहले जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कोई भी आव्यूह है उसका प्रसमान रूप क्या होता है। तो देखते हैं, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसका प्रसमान रूप मान लीजिए आई आर। इसको क्या करते हैं, तो ऐसे खड़ी लाइन में ये 0 0 0, ये आई क्या है, यहाँ पर आई यूनिट मैट्रिक्स है। ये आपको जो 0 0 है ये 0 नहीं है, ये है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, इकाई अब वहां जिसका क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, 1 1 होता है और बाकी एलिमेंट 0 हो, उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव, वह अवयव जिसके समस्त एलिमेंट क्या हो, 0 0 हो। यहाँ पर ये जो 0 0 लिखा हूं ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। और आई आर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, जो कितना आई आर है, मतलब उस पर एम क्रॉस एन की मतलब एन एम कितना है, आर है। ठीक है, तो मान ले जाए ये आई आर, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1, मतलब इसमें 2 क्रॉस 2 का क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है और बाकी एलिमेंट क्या होगा, 0 0 होगा, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, और मान ले जाए कोई ऐसा प्रसमान रूप है आई आर बटा 0, इसके कहने का मतलब जो ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो यूनिट मैट्रिक्स होगा और नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, 0 0 होगा। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा है ए इक्वल आई 3, मतलब एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स के बताया, उसको कैसे लिखते हैं, 3 क्रॉस 3 का प्रसमान रूप क्या होता है, ये ऐसे क्या करते हैं, 2 सीधी लाइन याद, इसको डाट डाट से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन 4 भागों में क्या करते हैं, उसको बांटते हैं। तो I3 0 0 0, ठीक है, तो इसका मतलब जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है वो क्या होगा, ये वाला, मतलब ये वाला डिब्बा का क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स होगा। बाकी जितने भी डिब्बा है उनके सब डिब्बे का क्या होगा, एलिमेंट 0 0 होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फिर मैंने चौथा में क्या किया है, एक क्या कर लिया, 5 क्रॉस 5 का या 5 क्रॉस 5 का क्या किया है, एक मैंने मैट्रिक्स लिया। ठीक है, मैट्रिक्स को क्या किया, मैंने ऐसे दर्शा दिया, क्या है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये इधर क्या है 0 0। ठीक, अब इसको क्या करना है, मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मल फॉर्म मतलब प्रसमान रूप, तो इसका प्रसमान रूप क्या होगा, ऐसा होगा। कैसे लिखना है, देखो थोड़ी सी इसको देखो, इसमें क्या 1 0 0 1, मतलब इसका यहां से देखें और यहां से अलग कर ले इसको, ये अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं और एक बार कर रहा हूं, ये देखो ये इतना, तो इसमें क्या हो रहा है, ये इतना एक बार अलग हो गया, इतना अलग हो गया। तो ये इस खाने को देखो, इस खाने में क्या है 1 0 0 1, मतलब I2, मतलब 2 क्रॉस 2 का क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको क्या लिखेंगे I2। बाकी इधर को अगर बांटे तो इधर का देखो एलिमेंट क्या है, 0 0 है, तो इसको 0 लिख दिया, जीरो मैट्रिक्स। इधर का इस खाने का एलिमेंट क्या है, 0 0 है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। इस खाने का एलिमेंट क्या है, 0 0 है, तो हमने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, मैं जो बता रहा हूं ये आव्यूह का प्रसमान रूप है। इस तरह आव्यूह का प्रसमान रूप क्या होता है, लिखा रहता है, और इस प्रकार उसका प्रसमान रूप लिखा जाता है। जब ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 4 डिब्बा बना है और यहाँ पर कुछ एलिमेंट रखा है और बाकी एलिमेंट को क्या किया, 0 0, मतलब इसमें 4 बॉक्स बनेगा और इधर का एलिमेंट और ये क्या होगा, 0 0 का, बस इसमें एलिमेंट यूनिट मैट्रिक्स होगा। जब आई आर बटा 0 किया है, मतलब ये 2 ही होगा, इसमें 4 नहीं होगा, 2, ऊपर में एक और नीचे एक
और ऊपर का एलिमेंट क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, नीचे क्या होगा, 0 0 होगा। ये बताना चाहते, जब I3 लिखा रहता है तो ऐसा होता है, जब इसको हमें क्या करना हो, प्रसमान रूप में बनाना हो तो इस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा आगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन से प्रसमान रूप वाले जो टॉपिक है उसे किस किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है उसके तहत हम एक देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है जो मैंने आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 से ही इसको लिखा है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बस बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आ गया कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो जरूरी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो सॉल्यूशन है इसकी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो एक प्रश्न है, प्रश्न एक क्या दिया, व्युत्क्रमणीय आव्यूहों P तथा Q को ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि PAQ प्रसमान रूप। देखो PAQ क्या है, प्रसमान रूप में। PAQ क्या है, मैंने आपको बताया प्रसमान रूप एक मतलब एक प्रकार का क्या होता है, कंप्रेस फॉर्म होता है। तो PAQ क्या है, प्रसमान रूप में है, जहां A इक्वल 1/1 1 2 1 2 3 0 1 -1। देखो प्रश्न क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह P तथा Q को ज्ञात करना है। अब देखो ये क्या है, PAQ का कंप्रेस फॉर्म क्या दे दिया है, A दे दिया है। P और Q का कंप्रेस फॉर्म यहाँ पर क्या दे दिया, ये दे दिया, ये PAQ का क्या है, ये कंप्रेस फॉर्म है। ठीक है, अब क्या करना है, PAQ का जो कंप्रेस फॉर्म A है इससे हमें क्या करना है, P और Q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैं क्या कर दिया, PAQ को मिलाकर लिख दिया है एक बार और उसको नाम दे दिया है A आव्यूह। अब क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करके इससे P की वैल्यू और Q की वैल्यू इससे क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम वैसी कार्य करेंगे जिस प्रकार हम क्या करते थे, प्रतिलोम निकालने के लिए कोई भी मैट्रिक्स है उसका प्रतिलोम निकालने के लिए जो कार्य करते थे। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतर संक्रिया द्वारा, वैसे ही क्या करना है इसमें भी करना है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस रहता है, इसमें 2 रूल पालन करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 2 स्टेप्स अपनाएंगे और थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो जरूर ही आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहला स्टेप रहता है हम मानेंगे कि कोई मैट्रिक्स A है इक्वल क्या मानेंगे, I डैश। यहां क्या लेंगे, एक बार I A और I डैश। ठीक है, अब होगा क्या, देखो जब इसको हम जब यूनिट मैट्रिक्स बदल लेंगे, I हमारा जो मेन आव्यूह है, मेन मैट्रिक्स है उसको, तो ऑटोमेटिक जो I होगा वो P में बदल जाएगा और I डैश है वो ऑटोमेटिक Q में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हम क्या करेंगे, A इक्वल A डैश मानेंगे। ठीक, अब मानने के बाद जैसा हम मानेंगे वैसा हम मैंने क्या कर दिया, उसको जमा दिए, यहां पर लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स है, ये हमने क्या किया, I के लिए एक यूनिट मैट्रिक्स लिया और A को सेम A लिखना है और ये क्या है, I डैश का क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक, A ये I और ये I डैश का क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या है, अब देखो इस पर करना क्या है, यहीं पर मेन चीज है। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, मैं इसको यहां पर शॉर्ट तरीके में लिखा हूं, मैं उसको आपको लंबे तरीके में बोल के बताता हूं, आप लिखेंगे आप। ठीक है, जब किसी आव्यूह के बाईं तरफ संक्रिया लगाई जाती है तो बाईं तरफ के आव्यूह में जब पंक्ति संक्रिया लगाएंगे, बाईं तरफ के मतलब लेफ्ट साइड के जब आव्यूह में पंक्ति संक्रिया लगाएंगे तो राइट साइड के यूनिट मैट्रिक्स I में वह पंक्ति संक्रिया लगेगा। ठीक, तथा जब लेफ्ट साइड के या बाईं तरफ के आव्यूह में स्तंभ संक्रिया लगाएंगे तब वह राइट साइड के यूनिट मैट्रिक्स I डैश में लगेगा। इसका कहने का मतलब है कि जब इधर हम पंक्ति संक्रिया लगाएंगे, रो वाला जब रो संक्रिया लगाएंगे, पंक्ति संक्रिया, तो इधर क्या बदलेगा, I का जो यूनिट मैट्रिक्स है उसके वही पंक्ति संक्रिया इसमें लगेगा। ठीक है, जब इधर हम क्या करेंगे, स्तंभ संक्रिया लगाएंगे, कॉलम संक्रिया लगाएंगे, तब I डैश का जो यूनिट मैट्रिक्स है इसी में वह संक्रिया लगेगा। ठीक है, इधर जब रो लगाएंगे तो इधर I में, जब इधर कॉलम लगाएंगे तो इधर I डैश में। और याद रखना है जब इधर रो लगाए तो सिर्फ I बदलेगा, ना कि I डैश में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वह संक्रिया सिर्फ लगेगा I में। ठीक है, और जब इधर क्या करेंगे, इधर जब स्तंभ संक्रिया लगाएंगे
तब इधर क्या होगा, सिर्फ आई डैश की जो यूनिट मैट्रिक्स उसका ही मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। माने स्तंभ संक्रिया सिर्फ आई डैश पर लागू होगा, न कि आई पर। ठीक है, ये याद रखना है। इधर जब रो लगाए तो आई बदलेगा, जब इधर कॉलम लगाए तो इधर बदलेगा आई डैश, इधर का संक्रिया उधर लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ शॉर्टकट पर लिखा, जब रो पर हम जब संक्रिया लगाएंगे तो आई जो यूनिट मैट्रिक्स है उसकी संक्रिया में परिवर्तन होगा, वही संक्रिया उसमें लगेगा, उसके एलिमेंट चेंज होगा। ठीक है, जब कॉलम वाला संक्रिया लगाएंगे तो किसका, आई डैश में जो एलिमेंट है उसमें वह संक्रिया लगेगा, और उसका जो एलिमेंट है वह जैसे ही इधर बदलेगा उधर ही उधर बदलते जाएगा। ठीक है, जब उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, आगे जब ऐसी संक्रिया लगाते जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, जब ये क्या होगा, हमारा जो ए है, जो हम क्वेश्चन मैट्रिक्स लिए हैं, ये क्या होगा, धीरे धीरे बदलते जाएगा। तो ये क्या बदलेगा, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज होगा, जब ये धीरे धीरे जब हम उसको बदलते जाएंगे और नीचे में क्या हो जाएगा, बदलते बदलते ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो गया, तब ऑटोमेटिक ये जो हमारा आई होगा, आई जो यूनिट मैट्रिक्स है वो पी में बदल जाएगा, और ये ए का क्या होगा, यहाँ पर ए ही हो जाएगा। और जो हमारा आई डैश का जो यूनिट मैट्रिक्स है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आई डैश क्यू में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, जब क्या होगा, जब इधर संक्रिया लगाते जाएंगे वही संक्रिया इधर फॉलो कराते जाएंगे, जब इधर आर में लगाएं तो आई में लगेगा, जब रो में लगा मतलब सी में लगा, कॉलम में लगा, तब इधर क्या होगा, आई डैश में परिवर्तन होगा। इस प्रकार परिवर्तन करते करते जब इसको हम क्या कर ले, यूनिट मैट्रिक्स में बदल ले ए को, तो ऑटोमेटिक जो हमारा आई का जो यूनिट मैट्रिक्स है वो पी में चेंज हो जाएगा, और जो ए है वो ए का ए ही रहेगा, जो आई डैश का जो यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या होगा, क्यू में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यहां से P की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और यहां से क्या कर सकते हैं, हम Q की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा याद रखना है, फिर एक बार बोल रहा हूं मैं, जब इस पर हम संक्रिया लगाएंगे पहले तो क्या करेंगे, मान लेंगे ए इक्वल आई डैश। ठीक है, याद रखना ये आई और आई डैश ये इस पर निर्भर करता है ना, कितने क्रॉस कितने का, उसके हिसाब से यूनिट मैट्रिक्स लगेगा। अगर यह 3x3 का है तो इधर भी इसको 3x3 का ही लेना है। ठीक है, इधर 2x2 का है तो इधर भी क्या करेंगे, 2x2 का ही लेंगे, ये आई और आई डैश को। तो ये इस प्रश्न पे डिपेंड करता है कितने क्रॉस कितने की लेनी है वो। ठीक है, लेकिन ये मानने के बाद यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाना है, जब इधर हम रो का संक्रिया लगाएंगे तब इधर आई में परिवर्तन होगा, जब सी का कॉलम का संक्रिया लगाएंगे तो आई डैश में परिवर्तन होगा, और ऐसे परिवर्तित होते जाएगा। जब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रश्न मैट्रिक्स है आई, उसको जब हम आई प्रश्न मैट्रिक्स है ए, उसको जब हम क्या कर ले, यूनिट मैट्रिक्स आई में जब चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इधर जो आई के स्थान पर जो बदल कर जो आएगा वो पी हो जाएगा, और जो आई डैश के स्थान पर जो एलिमेंट बदल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस प्रकार हम इससे क्या कर सकते हैं, पी और क्यू की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रश्न में बोल रहा है वो हमको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पूरा वीडियो कैसे इसको ज्ञात करेंगे ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी यही तक देखते हैं। अब हम देखते हैं शून्यता, नलिटी। ठीक है, शून्यता की आप परिभाषा लिखेंगे, किसी आव्यूह की रैखिकता परतंत्र सदिशों की संख्या को शून्यता नलिटी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, रैखिकता परतंत्र सदिशों की संख्या को क्या कहते हैं, नलिटी कहते हैं। ठीक है, और जाति क्या होता है, जाति होता है किसी आव्यूह की रैखिकता स्वतंत्र सदिशों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी जाति कहलाती है। तो पहले ये जाति और ये शून्यता में समझो अंतर क्या है। जाति क्या है, स्वतंत्र रैखिकता स्वतंत्र सदिशों की संख्या क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। और शून्यता क्या चीज होता है, रैखिकता परतंत्र सदिशों की संख्या क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। ठीक है, दोनों में एक दूसरे क्या है, ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, ये क्या है, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, शून्यता की परिभाषा, शून्यता नलिटी किसी आव्यूह की रैखिकता परतंत्र लीनियर डिपेंडेंट सदिशों की संख्या को शून्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होगी। अब देखते हैं, मान ले जाए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, मान ले जाता है कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ए इक्वल क्या लिखा, 3x3 का कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर क्या है, 3x3 का। ठीक, अब क्या करना है, मान लेते हैं पूरा, फिर मानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का, इसका रो है हमारा क्या है, 2 है, मतलब इसकी जाति क्या है, 2 है। तब इसकी शून्यता बताइए, तब इस स्थिति में शून्यता बताइए। तो शून्यता क्या होता है, शून्यता के लिए मैंने क्या बताया, परतंत्र सदिश। ठीक है, तो स्वतंत्र सदिश कितने भाई, जाति क्या होता है, स्वतंत्र सदिश, और परतंत्र सदिश
नलिटी क्या कहलाता है, शून्यता कहलाता है। तो देखो नलिटी यहाँ पे 3-2, मतलब इसमें कुल सदिश कितने हुए, 3x3 क्या है, मतलब 3 उसमें रो है, ठीक है। तो उसमें परतंत्र कितने हो गए, सॉरी स्वतंत्र कितने हो गए, रो आप ही, रो क्या स्वतंत्र सदिशों की संख्या, तो टोटल 3 है, ठीक है। तो 3 में क्या है, 2 क्या हो गया आपका, 2 क्या हो गया उसमें। समझने की कोशिश करें कि कोई एक मैट्रिक्स है क्या है 3x3 की, जिसकी ऑर्डर क्या है 3 है, ठीक है। अब इसमें ये बोल सकते हैं टोटल रो की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक। हमने मान लिया, माना उसमें स्वतंत्र सदिशों की संख्या, सॉरी सदिश बोलता हूं, जाति कितनी है 2 है, जाति 2 है, मतलब स्वतंत्र पंक्ति की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो टोटल एक मैट्रिक्स उसमें कितने रो है, कितने पंक्ति है, 3 पंक्ति है, जिसमें क्या हो गया 2 पंक्ति स्वतंत्र पंक्ति हो गया। तो भाई परतंत्र पंक्ति कितने बचे, फिर एक बचे ना भाई, परतंत्र पंक्ति को ही क्या बोलेंगे हम, नलिटी बोलेंगे। तो इसलिए हम क्या करें, नलिटी आप A = 3-2, मतलब परतंत्र को निकालना है, परतंत्र रो को निकालना है। तो क्या करेंगे हम, टोटल रो में क्या कर देंगे, स्वतंत्र रो को घटा देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ये समझने के लिए मैंने बताया ऐसे करते हैं, वास्तविकता में जो हमारी शून्यता होती है, ठीक है, आप चाहें तो शून्यता की एक परिभाषा लिख सकते हैं, शून्यता वह सदिश है, मान शून्यता को हम बोलेंगे, शून्यता एक स्तंभ सदिश है, मतलब शून्यता हमेशा हम क्या करते हैं, स्तंभ सदिश से निकालते हैं, ठीक है, हमेशा स्तंभ को लेते हैं शून्यता निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसीलिए एक परिभाषा लिखा है, यहां पर जब क्या किया 3 में मैं 2 घटाया तो ये आ गया n इक्वल क्या आ गया, n आप इक्वल a आ गया, ठीक है। तो देखो नलिटी आप ए निकाले तो स्तंभ माइनस क्या करेंगे, रो आप ए, मतलब जो हमारा जो शून्यता है वह हमेशा किससे निकाला जाता है, स्तंभ से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से और समझते हैं, मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं क्या एक मैट्रिक्स लिया, मान लीजिए मैं लेता हूं 3x4 का एक मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है। एक मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर आप एक क्या है, ऑर्डर है इसकी 3x4 होगा, इसकी ऑर्डर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं, मैंने फिर माना क्या है, इसकी रो मान लेते हैं, रो आप ए, ठीक है, रो आप ए इक्वल क्या है 2 है, मतलब इसकी जाति क्या मान लिया मैंने, 2 मान लिया, ठीक है, जाति 2 मान लिया। अब मैं पूछता हूँ इसकी नलिटी क्या थी, तो नलिटी क्या होगा, यहां पर मैंने क्या बताया, नलिटी हम हमेशा किससे निकालते हैं, स्तंभ से निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको नलिटी के बाद परिभाषा बताया था, शून्यता एक प्रकार का क्या है, स्तंभ सदिश है, ठीक है, माने स्तंभ से ही निकाला जाता है। इसकी स्तंभ में कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 - 2 इक्वल हो जाएगा 2, तो नलिटी आप ए इसकी हो जाएगी 2, ठीक, इसकी हो गई 2, नलिटी आप 2। मान लीजिए एक ऐसा मैट्रिक्स दिया है हमारे पास, क्या एक और एग्जांपल, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है 4x3, ठीक है, इसकी ऑर्डर क्या है 4x3 है। अब क्या करना है, मान लेते हैं इसकी जो जाति है, इसकी जाति भी कितनी है 2 है मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें नलिटी निकालना है, नलिटी आप ए, तो हम इसमें किसको लेंगे, स्तंभ, 4 को नहीं लेना, स्तंभ को ही लेना। स्तंभ कितनी इसमें 3, तो हमेशा हम क्या करेंगे, इसको जो इसकी रैंक है उसको किससे घटाएंगे, स्तंभ से, तब क्या मिल जाएगा हमें, नलिटी मिल जाएगा, तब इसकी नलिटी हो जाएगा 1, शून्यता कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पहला इसको और समझने थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की जो रैंक होती है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, अगर मान लीजिए 3x4 का या 4x3 का, तो उस स्थिति में हम सब क्या करते थे, हमेशा सबसे छोटे को ही लेना था, ऐसा था रैंक याद करने के लिए। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्या है, शून्यता में मैट्रिक्स में था रैंक याद करने के लिए सबसे छोटा को लेना है, लेकिन मैट्रिक्स की जब शून्यता याद करेंगे, रैंक में क्या करते छोटे को लेते थे, लेकिन जब शून्यता याद करेंगे तो ये याद रखना है हमेशा इसमें क्या लेना है, स्तंभ में ही घटाना है हमेशा, माने नलिटी आप ए इक्वल होता है स्तंभ माइनस रो आप ए, इसको आप याद रखें, इसको आप याद रखें, ये होता है इसका फार्मूला। अगर आपको बोला जाए कभी भी शून्यता निकालने के लिए, जब आपको रैंक और उसकी ऑर्डर दे दिया रहा है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, उस अगर नलिटी निकालना है तो स्तंभ में उसकी जो रैंक होगी जाति उसको घटा देंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा, नलिटी शून्यता मिल जाएगा, ठीक। अब थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज देखते हैं, इसका एक गुण होता है शून्यता का, यहीं पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। शून्यता का एक थोड़ा सा गुण होता है, प्रॉपर्टीज थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये देखो क्या होता है, मान लेते हैं,
माना क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो n क्रॉस n का है, n क्रॉस n का है, कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, या तो ये बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। तब n क्रॉस n का है, इस स्थिति में क्या, इस n क्रॉस n का मतलब इसकी ऑर्डर सेम रहे, जैसे 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का, या 2 क्रॉस 2, ठीक है, दोनों स्तंभ और कॉलम क्या रहे, सेम रहे। जब ऐसा है तब इस स्थिति में क्या होता है, नलिटी ऑफ ए, ठीक, प्लस रो ऑफ ए इक्वल होता है n, मतलब इसकी जो शून्यता होगी जब क्या हो, हमारे पास कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो, या तो बोल सकते हैं वर्ग मैट्रिक्स हो, उस स्थिति में उसकी शून्यता और उसकी जो रैंक होगी, ठीक है, जाति होगी, दोनों का योग क्या होगा, उसके आर्डर के बराबर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक प्रमेय, यहाँ पर एक थ्योरम बनता है, हम लिख सकते हैं, यदि कोई वर्ग आव्यूह है तब उस स्थिति में उसकी शून्यता और रैंक दोनों का योग उसके आर्डर के बराबर प्राप्त होता है। क्या क्या का, शून्यता और रैंक का योग उसके क्या होता है, आर्डर के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जब अब फिर से बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई भी हमें अगर रैंक प्राप्त हो गया तो उससे हम कैसे शून्यता ज्ञात करते हैं, ठीक है। आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।